हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके 27 फरवरी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सभी मैथमेटिक्स, जितने भी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, संख्याओं 16, 40 व 56 का मौसा क्या होगा। 8, 16, 20 इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, ये मौसा क्या होता है। मौसा आपको निकालना है। मौसा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, HCF। मौसा को क्या बोलते हैं बच्चों, HCF। जब भी कभी भी आपको HCF निकालना हो, चाहे LCM निकालना हो, ठीक है, मौसा निकालना हो चाहे लसा निकालना हो, जो भी संख्या दिया हुआ है उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या है, उनका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन लोग का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो देखिए 8, 16, 20, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए अभाज्य गुणनखंड सीधे आप लसा ले लीजिए। 8 है तो 8 का लसा लेंगे तो कितने बार करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 को आप क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 16 को क्या लिखेंगे, 16 है तो देखिए, तो 2 8 जा 16, फिर 2 2 कितने बार लिखेंगे, 2 कितने बार रहेगा बच्चों, 4 बार रहेगा, फिर 20 है। ठीक है, 20 नहीं, सॉरी, यहाँ पे नंबर क्या था, 16। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे मार्क्स गलती से मिस्टेक हो गया बच्चों, फिर से यहाँ लिख देते हैं। हमें संख्या क्या क्या दिया है, संख्या दिया है कितना, 16, 40, 56। ठीक है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 40 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 इंटू 20, 40 हो जाएगा। ठीक, और अगर इसको हम लोग ऐसे कर लिए, 40 का लसा ले तो 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, 56 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 56 को 2 से कितने बार, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सबसे पहला काम है, जो संख्या दी हुई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, लसा लेते हैं। ठीक, उसके बाद सबकी घात 1 बना दीजिए। ठीक, सबकी घात 1 मतलब जैसे ये देखिए, कुछ नहीं तो घात 1 होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका 1 1 1 1 1 1। अब आपको पता है कि समान आधार है तो घात जुड़ जाते हैं, तो अगर यहाँ पे घात जुड़ेंगे कितना होगा, 2 के पावर 4। ठीक, लेकिन हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस हमको ऐसे करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, हमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं करना है बच्चों कि जब आपको HCF बोलता है तो HCF मतलब क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो जिसकी न्यूनतम घात होती है। ठीक, और फिर LCM मतलब क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में जिसकी अधिकतम घात होती है। उसके बाद बचा हुआ सभी को ले लेते हैं। तो देखिए, न्यूनतम और अधिकतम घात न लेने के लिए हम लोग सीधे एक घात बना देते हैं। सबकी घात 1 है। अब देखिए HCF मतलब क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो, वह संख्या जो दोनों में हो जिसका अधिकतम घात हो। अधिकतम घात की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी घात समान हो गई। तो देखिए वह संख्या जो दोनों में, तो देखिए ये 2 दोनों में है, ठीक, और ये 2 भी दोनों में है, तीनों में है, सॉरी, ये 2 भी तीनों में है। उसके बाद कुछ कॉमन मिल रहा है बच्चों, नहीं मिल रहा है। तो क्या, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लीजिए, 2 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 1। ठीक, अब देखिए 2 पावर 1 की वैल्यू 2 2 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। HCF क्या आ जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का HCF क्या आ जाएगा, 8। जब भी आपको किसी भी संख्या का HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, आप उसका सीधे क्या निकाल दीजिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकाल के सबकी घात 1 बना दीजिए। एक घात बन जाएगी, उसके बाद HCF और LCM आसानी से निकाल सकते हैं। सभी लोग नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया है
और इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे हैं। क्या लिखा है? द्विघात बहुपद जिसके मूल क्रमशः 8 और 12 हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, देखिए ये यूपी बोर्ड 2020, 2022, 2024 में पूछा हुआ है। संभवतः चांस है, एक्सपेक्टेड है कि 2026 में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये 25 में नहीं पूछा है तो 26 में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए 22 में आया तो 23 में नहीं आया, 24 में आया तो 25 में नहीं आया, तो 26 में आएगा। 26 में आने की पूरी संभावना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। द्विघात बहुपद में आपको योग दे दिए और गुणनफल दे दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यह याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं? तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए फार्मूला क्या है पहले बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या आउट है? द्विघात बहुपद जिसके मूल क्रमशः 8 और 12 दिए हैं। मतलब आपको 8 और 12, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 12। ये आपको पहले से गिवन है, बस इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रख दिए? 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रख दिए? 12। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हो गया द्विघात बहुपद। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो ये तो नहीं सही है। एक्स स्क्वायर माइनस ये भी नहीं सही है। एक्स स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लें, ये सही है। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको 2026 के 27 मतलब कल के डेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सब लोग इस फॉर्मूलों को एकदम अच्छे से याद रखेंगे। इसी तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है। द्विघात बहुपद, ये फार्मूला लिखिएगा, सीधे वैल्यू रख दीजिएगा, हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल 27 फरवरी को आने का पूरा चांस है। पूरा चांस है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन दिख जाए। एक तरीके से एक क्वेश्चन हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, नोट कर दे सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है पहले बच्चों? क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो चांस है कि इस बार भी हो सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ दे। क्या लिखा है? किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वो संख्या क्या है? किसी संख्या का मतलब वो संख्या हमें पता नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक, जिसका 1/3 भाग माने 1/3 जो किसके बराबर है? 21 के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी? तो देखिए मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं। माना वह संख्या p है। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, p m q कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना वह संख्या p है, तो p का 1/3 भाग, p का 1/3 भाग कितना है? 21 है। वो जो संख्या है उसका 1/3 भाग कितने के बराबर है बच्चों? 21 के बराबर है। तो देखिए p का मतलब क्या होता है? आपको पता है का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। क्या होता है बच्चा? गुणा। इंटू 1/3 इज इक्वल टू 21। ठीक, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21। अब ये 3 इधर डिवाइड में तो इधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। मतलब वह संख्या कितनी है बच्चों? वह संख्या 63। कोई ऑप्शन है 63? यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर टी पे टिक लगा देंगे।
करेक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कोई भी संख्या है तो मान लीजिएगा वो संख्या x है या y है z है, कुछ भी मान लीजिए, उसके बाद आप मानने के बाद क्या करिए, उसके बाद ऐसे कंडीशन लिख के तुरंत निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये आपको नंबर फिल करने, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं ना बच्चों। देखिए क्या लिखा है, दी गई आकृति से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड, एक्स क्या है बच्चों, ये एक्स है, और y ये y है, और ये z है। x y z के हमें मान बताने हैं। ओके, पहला ऑप्शन दिया है 15, 2, 10, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसको कभी भी ऊपर से नीचे मत सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करना गलत है। ठीक है, इसको हमेशा कैसे सॉल्व करिए, नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरीके से सही सॉल्व करना है। ओके, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा कहां से शुरू करिए, नीचे से शुरू करिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो y है, y एक नंबर है जो 2 भागों में बटा है, 3 और 5। मतलब जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना, जैसे वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर, ये 2 भाग में बटी होती है, परिमेय मतलब रेशनल नंबर जिसको r कहते हैं, और रेशनल नंबर, और दूसरा किसमें बटी होती है बच्चों, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर जिसको IR कहते हैं। मतलब जो वास्तविक संख्या है वो 2 भागों में बढ़ती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, तो इसका मतलब जब हम परिमेय और अपरिमेय का गुणन करेंगे तो हमको तो फिर से वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। इसका मतलब तो यही ना बच्चों कि जब हमारा वास्तविक 2 भागों में बटा होगा, तो इसका मतलब जब इनका गुणन करेंगे तो हमें फिर से वास्तविक संख्या प्राप्त होना चाहिए, यही मतलब है। तो देखिए जैसे 3 और 5, अगर यहाँ कोई y संख्या रही होगी, जो भी y संख्या रही होगी वही ना 2 भाग में बटी है, 3 और 5। इसका मतलब इनका जब हम गुणन कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये वास्तविक होगा, तो इनका गुणन कर देंगे तो ये तो मिलना ही चाहिए। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे तो 15 होना चाहिए, जब 15 होगा तभी ना बच्चों ये 3 और 5 में बटेगा। तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, ये अच्छा ये मतलब ये ऑप्शन तो हटा दीजिए पहले ही, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब A B C इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पता कर लिया कि y हमारा कितना है बच्चों, 15 है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए z के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जो जैसे ये संख्या थी 15, तो ये 2 वर्गों में बटी, तो जैसे ये 14 है तो ये भी 2 वर्गों में बटा। ठीक, मान लीजिए ये वास्तविक है तो परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, तो इसका मतलब इनका जब हम गुणन करेंगे तो फिर से ये प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए क्या नियम है बच्चों, z × 7 अगर हम करें तो किसके बराबर होना चाहिए, 14 के बराबर। सिंपल सी बात है, क्योंकि 14 ही 2 वर्गों में बटा है, z और 7, तो इसका मतलब इनका गुणन ये देना चाहिए। तो अब देखिए z बराबर क्या देगा बच्चों, 14/7, 7 2 जा 14, तो z का मान कितना आ गया, 2। मतलब हमने x निकाल लिया, z निकाल लिया और y निकाल लिया। देखिए 2 वाला कोई ऑप्शन है, 2 वाला, हाँ ये 2 ठो है, ये 2 ऑप्शन 2 है तो ये तो हटा दीजिए, डी भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब डी भी नहीं होगा। ठीक, 2 ऑप्शन हमने हटा दिया, अब 50-50 का चांस है। अब जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, वैसे भी सॉल्व करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है 14, ये दिख रहा है 15। आपको पता है कि अगर ये संख्या है तो ये फिर से 2 वर्गों में बटा है, 14 और 15, मतलब इनका जब आपस में गुणन करेंगे तो ये चीज प्राप्त हो जाना चाहिए। अब 14 और 15 बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब x और भी बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी वाली संख्या x में कौन दिख रही है, देखिए 210। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 14 में 15 का गुणा करिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 0 7 4
11 को 1 कैरी 1 1 1 2 210। देखिए 210 है। अब 210 यहाँ भी था लेकिन इसमें तो x नहीं मिला, तो इसका मतलब हमने संख्या निकालनी क्या बच्चों, x बराबर 210, y बराबर कितना बच्चों, y बराबर 15 और z बराबर 2। ठीक है। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा कहां से सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक। और कौन सा कंसेप्ट लगे, परिमेय और अपरिमेय। सीधे ये संख्या है तो दो वर्गों में बटी है, इनका गुणन ये दे देगा, अगर ये दे दिया है ये दे दिया है तो और ये दे दिया तो इनका गुणन बराबर ये करके निकाले, जैसे हम लोग निकाले हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए तो अचानक नहीं बनते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर को सॉल्व करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है ऐसे हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सब लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एकदम एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 इक्वल है c1 अपान c2 हो तो क्या यह रेखा समांतर होगी, प्रतिच्छेदित होगी, संपाती होगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एकदम कंसेप्ट पे पूछा, मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि देखिए इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन इस पे आएगा। तीन ही तो होती हैं, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदित। ठीक, तो पहला क्या है, जब रेखा समांतर होती है, रेखा क्या होती है बच्चों, समांतर होती है, तो इसका कंडीशन क्या होता है, इधर मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं, इसका कंडीशन क्या होता है बच्चों, समांतर होगा तो a1 अपान a2 इक्वल है किसके, b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू किसके, c1 अपान c2। मतलब जब a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 नॉट इक्वल है c1 अपान c2 के, तो ये रेखाएं कैसी होती है प्यारे बच्चों, समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके कोई हल नहीं। आपको पता है कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो उसके कोई सलूशन नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, जब वो किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उनके सलूशन आपको मिलेंगे नहीं। जैसे ट्रेन की पटरी वो हमेशा सीधी जाती है, समांतर जाती है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है। समांतर रेखा की पहचान क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, समान होता है। किसी भी बिंदु पे आप डिस्टेंस को चेक करेंगे समांतर रेखा के तो वह सेम होती है, तो इसके तो कोई हल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, दूसरा है आपका प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित रेखा क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा कब करती है, मान लीजिए ये रेखा L है, ये रेखा M है, ये भी L है, ये भी M है। ओके, प्रतिच्छेदित का क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदित का कंडीशन है जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाती है प्यारे बच्चों तो इसको प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। अब प्रतिच्छेदित रेखा के कितने हल मिलते हैं, केवल एक हल, ओनली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो याद रखिएगा बहुत सिंपल है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो उसके कोई हल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है, कंसेप्ट क्या है बच्चों, थर्ड है कि a1 अपान a2 सॉरी संपाती का, थर्ड क्या है, संपाती का। जब बहुत सारी रेखा एक ही लाइन पे आ जाए, जब बहुत सारी रेखा एक ही लाइन पे आ जाती है तो ऐसे रेखा का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 इक्वल है c1 अपान c2 के, ये कंडीशन फॉलो करती है। और ऐसी रेखा के कितने हल मिलते हैं, अनेक हल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 इक्वल है c1 अपान c2। तो ये रेखा कैसी रेखा है बच्चों, संपाती रेखा है। ठीक है, ऐसे रेखा को क्या कहते हैं, संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक, ऐसे रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे वाले रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा।
क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद रेखा। और ऐसे रेखा में क्या बोलते हैं बच्चा, समांतर रेखा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन के साथ सारे कंसेप्ट को भी यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। इस कंसेप्ट को आप अपने माइंड में याद रखिएगा, इन्हीं में से एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें आया है, इस पे इसका सही विकल्प कौन है, ऑप्शन नंबर सी, संपाती रेखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ये कंसेप्ट संपाती, समांतर और उसका प्रतिच्छेदित का आ गया तो इन्हीं कंडीशन को देख के आप टिक लगा लेंगे। ओके, सब लोग नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। √3 एक संख्या है। √3 कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या है या वास्तविक संख्या है या विषम संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, तो देखिए ये तो बताना बहुत सिंपल है। देखिए आपको पता है √3 जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती, ठीक, जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती उसे हम लोग कैसी संख्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है उसे कैसी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस ऑप्शन में अपरिमेय तो कहीं दिया ही नहीं है। अगर अपरिमेय देता तो हम अपरिमेय पे टिक लगा देते। आपको क्लियर पता है कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें अपरिमेय संख्या तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो अपरिमेय संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है, कहीं नहीं ऑप्शन है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक, वह संख्या जिसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, वह संख्या जिसको हम लोग गिन सकें। तो हम लोग अपनी गिनती में कभी √3 √4 बोलते हैं क्या, ऐसा ना बोलते हैं 1 2 3 4 5। जैसे हमें अपने फिंगर को गिनना है तो इसको ऐसा बोल देंगे क्या, √3 √4 √5, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे सीधे 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि यह प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगी, क्लियर बात है, क्योंकि हमारे काउंटिंग में √3 तो नहीं आता है, √3 हम नहीं गिनते हैं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहला तो ऐसे ही कट हो गया। दूसरा सम संख्या, सम संख्या कभी नहीं होगी, 3 तो सम होती ही नहीं, और √3 तो पॉसिबल है नहीं है कि सम होगी, ठीक, इसको भी हटा दीजिए। विषम संख्या, विषम तो है, विषम है, √3 विषम तो है, मतलब 3 विषम है, लेकिन यह विषम संख्या कैसे हम बोलेंगे, क्या यह रूट से बाहर निकल रही है, रूट से बाहर निकल रही तब ना इसके बारे में कुछ एनालाइज करते हम लोग। इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन बच गया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये कौन सी संख्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब कैसे आया मैं इसका कंडीशन में यहाँ पे बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन है कि आपको पता है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या है वो 2 वर्गों में बटा है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिसको आप आर बोलते हैं और अपरिमेय जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, IR कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो अपरिमेय तो हमको ऑप्शन में दिया ही नहीं था और ना ही परिमेय दिया था, ठीक। अपरिमेय तो ये है भी नहीं, अपरिमेय दिया होगा तो अपरिमेय पे टिक लगाते, लेकिन अपरिमेय नहीं दिया था, लेकिन ये बना किससे है, वास्तविक संख्या से बना है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ये डिफिनेशन टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद 2x² - 3x + 5 के मूल हैं, तब α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में तो ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। कारण क्या, क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2024 में पूछा भी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पैटर्न को बस ये चेंज कर दिया है। क्या किया है कि जैसे आप जानते हैं कि जो मूल है उनका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। उन्हीं का ये गुणनफल करके ये रूप दे दिया है। ये जो रूप है ना, ये जो रूप है α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ऐसे वैल्यू आप तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो ये क्या किया है कि जो मूलों का योग है, मूलों का जो गुणनफल होता है उनका गुणा कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, देखिए
आपको पता है ये क्या है, बहुपद आपको दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक, इसको व्यापक रूप से अगर तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, c। यहाँ से x² की तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक, b बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x का तुलना करें तो b बराबर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, और c बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। तो ए बी सी का मान आपको पता चल गया। तो आपको पता है कि मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 अपॉन में a की वैल्यू 2, तो इसको करें माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपॉन में 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है क्या प्यारे बच्चों, 3/2। चलिए अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालिए, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है 5/a की वैल्यू 2। अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन पूछा है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये क्या किया है कि इनका गुणन कर दिया है आपस में। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे है आपको लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन लिए, देखिए यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी बीटा स्क्वायर है। ठीक, तो इसको इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा को कॉमन ले लेंगे। तो अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा, यहाँ क्या बचेगा, बीटा। देखिए यही तो है, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसेप्ट पता बचे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने निकाला कितना, 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 3/2। ठीक है, तो 5 3 जा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो 15/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 15/4। देखिए कोई ऑप्शन 15/4 दिया है नहीं, तो इसका मतलब इसमें कौन करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। और इस तरीके से आप निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के आए हैं, अब फिर हो सकता है कल के एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप ऐसे इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं का HCF 16, एलसीएम सॉरी गुणनफल 3072, तो इन संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके फार्मूले पे क्वेश्चन है। आपको बस एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या चीज, एक फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, क्या चीज बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होता है बच्चों, HCF गुणे LCM के। ठीक है, तो पहली संख्या आपको दिया है क्या, नहीं, तो ऐसा है कि आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इनका गुणनफल आपको दिया कितना, 3072 इज इक्वल टू HCF कितना है बच्चों, HCF दिया है 16 इंटू एलसीएम कितना दिया है नहीं पता, तो एलसीएम तो फाइंड करना है, तो एलसीएम यहीं पे रहने दीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू, ये 16 इसकी डिवाइड में आ जाएगा, 16 इसकी क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, सिंपल, सॉरी, अब इसको डिवाइड कर लीजिए प्यारे बच्चों, सिंपल एकदम डिवाइड करना है 3072 से। ठीक है, या आप चाहेंगे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं सीधे, 2 से कटेगा ये कितने बार में, 2 1 जा 2, कितना बचा बच्चों, 2 1 जा 2, तो 1 0, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 15 36, ये 2 8 जा 8 बार में कट जाएगा, फिर से 2 बार में कटेगा, कितने बार, 2 4 जा 8, ये कितने बार में, 2 7 जा 14, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ओके, फिर से इसको आप अगर डिवाइड करें तो फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, ये कितने बार में कटेगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 384।
अब 384 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 384 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 8, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16 कह रहे हैं, तो 19 18 है ना, तो 2 9 जा 18, ये कैसे जाएगा 4, 2 2 जा 4, 192। कोई ऑप्शन 192? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी बच्चे बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको दूरी सूत्र पे भी एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो फार्मूला देखो बच्चों बिल्कुल आपको याद होना चाहिए अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल आसानी से सब क्वेश्चन बना लेंगे। क्या फार्मूला है बच्चों, दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र जिसको इंग्लिश में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, डीएफ, जिसका इंग्लिश क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है, अंडर रूट x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर क्वांटिटी अगर वो निगेटिव आ जाएगी तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक है, और पॉजिटिव आएगी तो उसका वर्ग है। मतलब इस फॉर्मूले को अगर आप ऐसे लिख दिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी चेंज नहीं है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट। देखिए इसमें पॉइंट क्या दिया है, 2,3 और क्या दिया है बच्चों 4,1। तो ये आपका x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ठीक है। तो जहां जहां x1 है वहां क्या रख दिए 2 रख दीजिए, माइनस जहां जहां x2 है वहां क्या रख दिए बच्चों 4, यहाँ 4 हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस जहां जहां y1 है वहां रख दीजिए 3, माइनस जहां जहां y2 है वहां रख दीजिए 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई 2 में से 4 गया माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों 4। आपको पता है कि किसी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहता है, ये अंडर रूट में 4 आ गया, प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में कितना बच्चों 16, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अरे 4 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 8। इसके सॉल्व करने का देखिए एक और ट्रिक है, अब ऐसे 4 4 8 करिए, 4 4 क्या आ जाएगा 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, या इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, इसी रूट को सॉल्व करने का। अगर रूट में 4 + 4 लिखा है, कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कोई पैटर्न मिल सकते हैं, सेम नंबर है, तो आप क्या करिए यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1, और आपको पता है 4 बाहर निकलेगा, रूट से क्या जाएगा 2, और ये अंडर रूट 2√2। चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, बात तो एक ही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो एक आपको ये फार्मूला बच्चों याद होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। एक आध क्वेश्चन आपको जरूर डिस्टेंस फार्मूला के एग्जाम में देता है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है तब बहुपद में शून्यांकों की संख्या होगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, यदि कोई बहुपद आलेख x अक्ष को, मतलब एक बहुपद आलेख है जो x अक्ष को कट करता है, ठीक है। तो अगर x अक्ष को केवल कितने बिंदु पे कट कर रहा है, केवल एक बिंदु पे, तो उसके शून्यांक कितने होंगे। तो आपको क्लियर पता है जितने बिंदु पे कट करते हैं उतने शून्यांक होते हैं। अगर एक बार कट करेगा तो एक शून्याङ्क, 2 बार कट करेगा तो 2 शून्याङ्क, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे सही है जरा इसको देख भी लेते हैं। जैसे मान लिया ये अक्ष है, ठीक, ये आपका यक्ष अक्ष है, ये क्या है बच्चों, यक्ष अक्ष, और ये क्या है, यक्ष डैश अक्ष, ठीक, ये क्या है, वाई अक्ष, ये क्या है, वाई डैश अक्ष। क्वेश्चन में बोला यदि बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पे काटता है, तो यक्ष अक्ष है, ये पूरा यक्ष अक्ष है, ठीक। अब इधर से मान लीजिए एक बिंदु पे काटा, ऐसे ऐसे मान लीजिए कट करके चला गया ऐसे इधर, तो यक्ष अक्ष पे एक ही जगह काटा ना, तो इसके केवल कितने शून्याङ्क मिलेंगे, एक ही मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर ये दो बिंदु पे कटता है तो दो शून्याङ्क देखते, ठीक। तो जितने बिंदु पे कट करेगा उतने इसके शून्याङ्क होते हैं, ठीक है बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया भी है, ठीक। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि 2025 में नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो और पहले पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावना है, ठीक है। कल 27 फरवरी 2026 में यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या लिखा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप क्या करिए, सीधे 65 और 117 का HCF निकाल लीजिए, ठीक है। 65 का HCF निकालना है तो आपको पता है 13 5 जा, ठीक, 5 इंटू 13, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 13 किसका हो जाएगा, 65 का हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है। उसके बाद अगर आप 117 का निकालेंगे तो आपको पता है 13 जा, मतलब 3 इंटू 13, 13 9 जा 117। अब आपको पता है HCF निकालना है, तो HCF मतलब होता क्या है, वह संख्या जो दोनों में हो, जिसको घात क्या हो, जिसकी घात क्या हो अधिकतम। यहाँ अधिकतम घात का कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि घात तो सबके समान है, तो यहाँ पे HCF क्या रहेगा बच्चों, 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे HCF लिख दिया 13, ओके। HCF आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे ये नहीं बोल रहा कि HCF इसका कितना होगा, आपको बोल रहा है कि ये जो HCF है इसको किस रूप में लिखा जा रहा है, 65p - 117, तो हम लोग लिख देंगे ये जो HCF है 13, इस 13 के HCF को किस रूप में लिखा है, 65p - 117 इज इक्वल टू 13, ओके। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा 65p इज इक्वल टू 13 -170, जब उधर जाएगा तो +170 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 65p इक्वल्स, अब 117 में ऐड कर दिए कितना 13, तो 7 3 10 को 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 1, ठीक है, 130। अब p बराबर 130 अपॉन में कितना आएगा 65 कितनी बार में कटता है, 2 बार में, शायद देख लीजिए 130 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 6 जा 12 कैरी 1 0 2 5 जा 10, 65 2 जा, तो p बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट टिक लगा लेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, और ये हो सकता है कि कल के एग्जाम में आने की इसकी 98% चांस, मान लीजिए 2% तो संभवतः प्रायिकता कहते हैं कि कोई चीज श्योर नहीं है। अब ये श्योर इवेंट थोड़ी ना कि आएगा, ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता, तो 98% इसके आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से नहीं आया है, ठीक है। अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में
घातों का योग बताइए। ठीक है, क्या लिखा है, 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग बताइए कितना है प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जो भी संख्या दी हो, अब कोई जरूरी नहीं कि 196 आए, कुछ भी आ सकता है, जो भी संख्या दी हुई है उसका आप क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनके जो भी घात हैं उनका योग कर दीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो बहुत सिंपल है, किससे कटेगा, 2 से। कितना, 2 8 जा, ठीक है, या 2 9 जा, 2 9 जा 18, कितना कैरी बचेगा 1 6, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 9 जा 18, फिर 2 से कटेगा बच्चों, अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा बच्चों 7, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग ने निकाल लिया इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 7 × 7, तो इसको लिख देंगे 196 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 × 7। सबके घात कुछ नहीं होता तो क्या होता है बच्चों, 1 1 1 1। अब देखो कितने घात होते हैं, 1 2 3 4, टोटल घात कितने हैं बच्चों, 4 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, ये आपके यूपी बोर्ड 2024 2025 में ये क्वेश्चन एराइज हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अचर बहुपद में चर की घात सदैव होती है। जो अचर बहुपद होते हैं, ठीक है, उनमें घात कितनी होती है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अचर बहुपद में जो घात होती है वो शून्य होती है, ठीक है, क्लियर पता होना चाहिए। जैसे रैखिक बहुपद जिसकी घात 1, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, ठीक है। उसके बाद x के पावर 2 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद x के पावर 3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, x की घात 3 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, इसको बोलते हैं आपके क्यूबिक, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिघात, ठीक। तो अचर बहुपद क्या हुआ, जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अचर बहुपद, ठीक है। अचर बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपको पता आना चाहिए। अचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का कौन विकल्प सही बच्चों, अचर बहुपद में चर की घात सदैव होती है क्या चीज, शून्य।